इस कहानी के दूसरे भाग को देखने से पहले कहानी का पहला भाग ज़रूर सुनें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अंगद अपने कमरे में बैठा सावी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे कोई फ़ोन आता है। इधर हॉस्पिटल में कोमल को होश आ गया था। उसकी मम्मी बोली, शुक्र है तुझे होश आ गया, तुझे कहा था कि तू उससे दूर रहा कर बेटा, वो हम दोनों को पसंद नहीं करती है, इसलिए मौका देखती रहती है हमें चोट पहुंचाने का। देखा उसने तेरी क्या हालत कर दी। नहीं मम्मी, दीदी ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, मैं खुद ही गिर गई थी। दीदी ने मुझे लक्ष्य के कारण धक्का नहीं दिया, आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं, कोमल धीरे धीरे बोली। पापा लक्ष्य का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। ये लड़की कब समझेगी कि लक्ष्य और कोमल की सगाई हो गई है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। पागल लड़की, घर बार इस बेचारी को तंग करती रहती है। ये इतनी भोली है, अब भी कह रही है कि उसने धक्का नहीं दिया। मैं उसका क्या करूं? समझ नहीं आता, मैं जितना उसे करीब रखना चाहता हूं वो उतना ही दूर होती जाती है। पता नहीं कब वो समझेगी। काश की जितनी सीधी कोमल है उससे आधी भी वो होती तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती। पापा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचे जा रहे थे, पता नहीं उसका क्या होगा। कोमल के सर पर पट्टी लगा दी गई थी। डॉक्टर बोले, ये ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसकी मम्मी ने कहा, डॉक्टर इसे आज रात यहीं रहने दीजिए, सर की चोट है, हमें डर है कि कहीं इसके ब्रेन पर असर न हुआ हो। आप इसके सारे टेस्ट करा दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर बोले, जैसी आपकी मर्जी। कहकर उसने टेस्ट लिखकर नर्स को दिए और बोले, इनके ये टेस्ट करवा लो। उसी वक्त उसके खून के कई टेस्ट हुए, यहाँ तक कि सीटी स्कैन, एमआरआई भी हुई। अब कुछ टेस्टों के रिजल्ट 2 दिन बाद आना था, सो कोमल को उतने दिन वो वहीं रहना पड़ा। जांच के वक्त पापा बाहर थे तो उसकी माँ ने उसके पापा को बताया। डॉक्टर कह रहे थे कि सर की चोट है, ये टेस्ट करवाने ज़रूरी है और इसे 3-4 दिन रहना पड़ेगा। पापा क्या कहते, वो शर्मिंदगी के कारण पहले ही दबे जा रहे थे, अब उन्हें कोमल पर और भी तरस आ रहा था। इधर नानी के घर पर अगली सुबह सावी तैयार होकर ऑफिस जा रही थी। अंगद रोज की तरह उसी मोड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके निकलते ही अंगद धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। वो ऑफिस जा रही थी, पापा का फोन आ गया। उसने कार साइड में रोक ली, उसने पीछे ध्यान नहीं दिया। अंगद भी रुक गया था। नमस्ते पापा। हाँ जी। क्या नमस्ते, क्या हाँ जी? तुम्हें कोमल के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं है, उसे 3 या 4 दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके कुछ टेस्टों के रिजल्ट आने के बाद छुट्टी होगी। तुम इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ और उससे माफ़ी मांगो। पापा ने उसकी सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। सावी ने एक फ़ोन जन्नत को किया कि वो हॉस्पिटल होकर आएगी। उसने अपनी सेहत का ही बहाना बना दिया। उसने कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। अंगद भी उसके पीछे हो लिया। उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल, मुझे कुछ काम है, मैं लेट आऊँगा, ध्यान रखना। वो उसके पीछे हॉस्पिटल पहुँच गया। अब उसे समझ आ गया था कि किसका फ़ोन होगा। सावी प्राइवेट वार्ड में पहुँच गई। अंगद बाहर कॉरिडोर में खड़ा हो गया। सावी अंदर गई तो सबके अलग अलग रिएक्शन थे। सबसे पहले कोमल बोली, दीदी आ गई तुम, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। देखो मम्मी कह रही थी ना कि दीदी ज़रूर आएंगी। दीदी, मैंने सबसे कह दिया है कि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया और हमारा लक्ष्य को लेकर कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। दीदी जी, अब तो घर वापस आ जाओगी ना? तुम क्यों आई हो? अब क्या इसकी जान लेकर छोड़ोगी? उसकी मम्मी बोली। सावी को दोनों के चेहरों से ही नफरत थी, उस पर उनका ये ड्रामा। वो पापा की तरफ गई और बोली, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके कहने पर मैं इससे सॉरी मांग लेती हूँ। वो कोमल के पास आई और बोली, कोमल आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं की, न ही कभी करूँगी। वो सब इतने जोर से बोल रहे थे कि अंगद को सब साफ सुनाई दे रहा था। तभी एक हैंडसम लंबा गोरा लड़का लगभग भागता हुआ आया। सावी बाहर आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गए। सावी, बहुत पहले हमारा ब्रेकअप हो गया है, मेरी कोमल से सगाई हो चुकी है और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। हम दोनों बहुत खुश हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों बार बार उसे नुकसान पहुंचाती हो? उस बेचारी का क्या कसूर है? गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, मैंने तुम्हें छोड़ा, मुझसे बात करो। अब मुझे तुम कभी अच्छी ही नहीं लगी। तुम्हारा मेरा वो रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता था। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। ये लक्ष्य था। उसकी बात सुनते ही अंगद भी उस तरफ मुड़ गया।
सावी बोली, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। तुमने ही दोस्ती की, तुमने ही तोड़ दी, मैंने पहले कुछ नहीं कहा, अब मैं क्या कह सकती हूँ। सब उनकी तरफ देख रहे थे। वो कहकर बाहर आ गई। सामने अंगद को खड़ा देख उसके पैर मानो वहीं जम गए हो। वो बिना कुछ बोले चल दी। अंगद भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अंगद ने पूछा, क्या उस दिन वाली डेट हम आज कर सकते हैं? चलिए, सावी ने कहा। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूँ। आप आगे चलिए, अंगद बोला। फिर सावी कार लेकर चल दी। उसके मन में उथल पुथल हो रही थी। ये अंगद यहाँ कैसे आ गया? उसने क्या सुना? उसने क्या देखा? सावी सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। कुछ देर में वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। दोनों कार पार्क करके अंदर आए। दोनों ही चुप थे। आप सावी, आप अंगद, दोनों एक साथ बोले। दोनों फिर चुप हो गए। आप ही बोलिए, अंगद बोला। क्या बोलूँ, मेरी कहानी बहुत लंबी है, सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, सावी बोली। मैं सुनना चाहूँगा, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। आप कार यहीं छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए, अंगद बोला। सावी अपनी कार पार्क करके अंगद की कार में आकर बैठ गई। वो उसे बीच पर ले आया। सावी ने बाहर देखा, फिर उसकी तरफ देखा। वो सोच रही थी, इसे कैसे पता कि ये जगह मेरी फेवरेट है। वो कुछ कहती। वो बोला, ये जगह मन को बहुत सुकून देती है। हाँ, मैं भी जब भी उदास होती हूँ यहीं आकर बैठ जाया करती हूँ। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, सावी बोली। दोनों कार पार्क करके बीच की तरफ चल दिए। वो दूर छाया में बैठ गए। उनके आसपास कितने ही जोड़े बैठे हुए थे। अंगद को अजीब सा लगा। वो उठा और बोला, कहीं और चलते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और अंगद बोला, अब आप आराम से अपनी कहानी बता सकते हैं। सावी ने कॉफ़ी का घूंट पिया और बोलने लगी, मैं जब स्कूल में जाने लगी तब कोमल मेरी फ्रेंड बनी। फ्रेंड क्या, बेस्ट फ्रेंड बनी। मैं उससे हर बात बताती थी, हर चीज़ उसे देती थी। मैं जो चीज़ ले जाती अगर वो मांगती तो मैं बिना सोचे दे देती। मुझे उसे खोने का डर था। फिर उसके पापा की डेथ हो गई। वो लोग शहर छोड़कर जा रहे थे तो मैं बहुत रोई। मेरे कहने पर मम्मी ने उनकी हेल्प की, उन्हें पापा की कंपनी में काम दिलवाया। लेकिन पता नहीं कब उसने मेरे पापा को अपने बस में कर लिया। एक दिन घर में बहुत लड़ाई हुई। मैं छोटी थी, उस वक्त ये बातें समझती नहीं थी। कोमल की मम्मी घर आई और उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी दादी ने मम्मी की लड़कियों के कारण कई गर्भपात करवाए, जिस वजह से फिर बच्चा नहीं हुआ। और जब दादी को पता चला कि कोमल की मम्मी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा पापा का है तो उसकी भी जांच करवाई। लड़के का पता लगते ही दादी बदल गई। पहले वो पापा को डांटती थी, अब वो माँ को बोलने लगी। पापा को कहकर माँ को तलाक दे दिया। मम्मी ने पापा के साथ भागकर शादी की थी, इसलिए नानी नाना उनसे बात नहीं करते थे। वो कहाँ जाती, इतने सालों के प्यार के बदले में बेवफाई मिली। जिसके लिए माँ बाप को छोड़ा वो ही धोखा दे गया। उन्होंने आत्महत्या कर ली और पापा ने इससे शादी कर ली। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं खुश थी कि चलो अब कोमल मेरे घर में रहेगी। मैं उससे कुछ महीने बड़ी हूँ तो वो मुझे दीदी कहने लगी। मेरी मम्मी, कहकर सावी रो उठी। उसने टेबल पर सर रखा और रोने लगी। अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर वो उसे छूने से डरता था कि कहीं ये गलत न समझ ले। उसने रुमाल देते हुए कहा, रो लो, जितना रोना है, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आसपास के लोग देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। ये लो रुमाल, मुंह पोंछ लो। अंगद के कहने पर सावी ने उसका रुमाल लेने से मना करते हुए कहा, मेरे पास है, और पर्स से रुमाल निकालकर मुंह साफ कर लिया। अंगद का हाथ कुछ देर वहीं रुका रहा। फिर उसने वो रुमाल एक मुस्कान के साथ जेब में रख लिया। आप मुस्कुराए क्यों? क्या मैं बुरी दिख रही हूँ? सावी ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए पूछा। अरे नहीं, उल्टा, आप तो पहले से भी सुंदर हो गई हैं। वो तो मैं इसलिए हंसा कि अक्सर फिल्मों और कहानियों में हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में जब हीरो हीरोइन को रुमाल देता है तो वो झट से ले लेती है और सारी उम्र संभाल कर रखती है। पर आपने तो एकदम से रिजेक्ट कर दिया, सो हंसी आ गई। अंगद ने अपनी बात कही। सावी भी मुस्कुरा दी। अंगद उसे प्यार से देखते हुए बोला, बस ऐसे ही रहा कीजिए। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ हद से बाहर की बात कह दी तो उसे शर्म आई। सावी भी शर्मा गई। उसने बात बदलने के लिए कहा, फिर क्या हुआ? हाँ, ओ हाँ, फिर मैं बता रही थी कि उस वक्त मुझे यही बताया गया कि मम्मी बीमार थी, मर गई। वो लोग हमारे साथ रहने लगे। तब मैं 10-11 साल की थी। तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मेरी दादी और पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, कोमल से ज़्यादा। फिर घर में लक्की आया, हम दोनों का भाई। अब सारा प्यार उसे मिलने लगा।
दादी और पापा उसे ही प्यार करते। तब एक दिन मैंने देखा कि कोमल ने लक्की का झूला उल्टा कर उसे नीचे गिरा दिया। मैं उसे डांटने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। लक्की भी रो रहा था। सभी वहाँ आ गए। कोमल ने रोते हुए उनसे कहा कि मैंने पहले लक्की को गिरा दिया, फिर उसे मारा। सबने उसकी बात का यकीन किया क्योंकि सबको लगता था कि मैं उनसे जलती हूँ। उस दिन के बाद रोज ऐसा हो कोई ना कोई ड्रामा होता। पापा जो भी मेरे लिए लाते कुछ ना कुछ करके वो छीन लेती और मुझे डांट पड़वाती रहती। एक दिन तो उसने खुद अपनी अलमारी में आग लगा दी और मेरी मम्मी की दी हुई डॉल उस आग में फेंक दी। उसे लेने की कोशिश में मेरे हाथ भी जल गए थे, पर उसने उल्टा सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। इसी तरह वो स्कूल में भी खुद करके इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती थी। सब मुझे ही बुरा भला कहने लगे। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था सिवाय लक्ष्य के। वो मेरे पास आया और उसने मुझे खुद से प्रपोज किया। हमारी दोस्ती 4 साल रही। वो हमेशा मेरे साथ था। मैंने ये बातें उसे भी नहीं बताई थी क्योंकि वो भी औरों की तरह कोमल को सही और मुझे गलत मानता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो मेरी केयर करता था, मुझे अकेली नहीं रहने देता था, नोट्स एक्सचेंज करता था। हमने नौकरी लगने के बाद शादी करने का फैसला भी किया था। फिर अचानक एक दिन वो मुझसे मिलने आया। हमने 12वीं पास कर ली थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम भी सड़क में थे। जब उसने कहा कि वो ब्रेकअप कर रहा है तो मैं एकदम से टूट गई। मैंने पूछा कि क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसने कुछ नहीं बताया। उस दिन मैंने उसके हाथ जोड़े, मिन्नतें की, घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाई कि लक्ष्य मुझे छोड़कर मत जाओ, पर उसने एक नहीं सुनी और मुझे बीच सड़क में छोड़कर चला गया। उस दिन मैं टूट गई थी। मैं बहुत रोई थी। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती है मैं ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ। मुझे वो सब याद आ जाता है। बताते बताते वो फिर रो पड़ी। अंगद बहुत ही पक्के दिल का था, पर सावी के दर्द को महसूस कर उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें साफ की और पानी का गिलास सावी को दिया। सावी ने उसे आंखें साफ करते हुए देख लिया था। सावी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी ये कहानी किसी को नहीं सुनाई, पर पता नहीं क्यों आपको सुनाने का दिल किया। आप में एक अपनापन दिखता है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप पर इतना भरोसा हो गया है जो अपनों पर भी नहीं होता। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मैंने अभी किया ही क्या है, मैं आपके थैंक यू का हकदार नहीं हूँ। हाँ, वो दोस्त ज़रूर हूँ जो हर दुख में साथ खड़ा रहता है। क्या आप बनाएंगे मुझे वो दोस्त? अंगद ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। सावी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जरूर, इतना अच्छा मौका मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। अच्छा, दोपहर हो गई है, लंच करना है या स्नैक्स मंगा ले? अंगद ने पूछा। सावी के कहने पर उसने स्नैक्स मंगा लिए। स्नैक्स खाते हुए वो बोला, अब आप आगे की कहानी सुनाइए। लक्ष्य के छोड़ने से मैं टूट गई, पर इससे भी बड़ा शौक अभी लगना था। कुछ दिन बाद लक्ष्य अपने परिवार के साथ हमारे घर आया तो मैंने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें आते देखा। मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि जो कुछ इसने उस दिन कहा वो सब झूठ था। आज ये रिश्ते के लिए आया है। मैं तैयार होने लग गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि लक्ष्य और कोमल एक साथ बैठे हैं और सारे उन्हें शगुन डाल रहे हैं। मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मैं गिरने लगी थी कि पास पड़ी कुर्सी को पकड़ लिया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा ने मुझे देखकर पास बैठाया कि ये लक्ष्य है और इसके मम्मी पापा हैं। लक्ष्य अपनी कोमल को पसंद करता है और रिश्ता लेकर आया है ताकि कोमल इसके साथ ऑस्ट्रेलिया जा सके। लक्ष्य कोमल का हाथ पकड़े बैठा था। मुझे देखकर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं इसका मुंह नोच लूं। मैंने हिम्मत करके कहा कि ये तो पिछले 4 साल से मेरा बॉयफ्रेंड था। तो इस बात के जवाब में लक्ष्य बोला कि वो कोमल को चाहता है और मैं धक्के से उसके पीछे पड़ी थी। सबने मुझे ही बुरा भला कहा। फिर वो दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। पापा मुझे अमेरिका ले गए। पापा वहाँ बिजनेस ट्रिप पर गए थे। वहाँ मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री की। मैं 4 साल बाद वापस आई। अब पापा ट्रिप पर लंदन गए हुए थे तो इन लोगों ने मेरा रहना मुश्किल कर दिया। लक्ष्य और कोमल भी वापस आ गए थे। तब मैंने अपने नानी का पता लगाया और उन्हें छोड़कर नानी के पास आ गई। आगे की कहानी आपको पता ही है। तब से मैं नानी के साथ ही रह रही हूँ। वो भी अकेली थी। मेरी मम्मी के बाद नाना जी चल बसे। एक मामा जी हैं, वो अपने परिवार के साथ दिल्ली रहते हैं, कभी कभार मिलने आ जाते हैं, सावी बोली। अंगद ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत दुख देखे हैं आपने, बहुत कुछ झेला है इस छोटी सी उम्र में। बस अब और नहीं, कहकर उसने सावी की तरफ देखा। वो उसे हैरान होकर देख रही थी।
वो बोला, मेरा मतलब है अब आप मेरी दोस्त बन गई हैं, अब मैं आपको कोई दुख नहीं होने दूंगा। ओह थैंक यू। एक बात बताऊं, जब मेरी कहानी सुनकर आप आंखें पोंछ रहे थे तो मेरे दिल में एक गाना आ रहा था। तो सुनाओ। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको सुनाती हूँ। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, मैं कार में साउंड दूंगी, सावी बोली। दोनों बिल चुकाने के बाद कार में आकर बैठ गए। चलो अब सुनाओ, अंगद ने कहा। सावी गाना सुनाने लगी। उसकी आवाज़ अच्छी थी। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। हमारा दर्द ही गम है, इसे क्यों आप सहते हैं, ये आंसू क्यों हमारे आपकी आंखों से बहते हैं। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए, आप क्यों रोए। अंगद बड़े दिल से सुन रहा था। गाना खत्म हुआ तो वो बोला, सच में बहुत अच्छा गाती हैं आप। अभी आधा दिन पड़ा है, ऑफिस जाना है। नहीं, अब मूड नहीं है, घर ही चली जाऊंगी, सावी बोली। क्या मैं आपसे बाकी का दिन मांग सकता हूँ? हाँ जी ज़रूर। हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में गए और खाना ऑर्डर किया। आपके पापा करते क्या हैं? अंगद ने पूछा। हमारी छोटी सी कंपनी है, पहले तो बहुत चलती थी, जब से ये उन माँ बेटी के हाथ आई है ये डूबती जा रही है। पता नहीं कि रीज़न क्या है, सावी बोली। कंपनी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपके पापा ने आपको उसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया? मेरा मतलब है आपने डिग्री की है तो आप क्यों नहीं कंपनी को संभाल लेती, अंगद बोला। उस माँ बेटी ने मुझे घर से निकाला ही इस डर से था कि कहीं मैं कंपनी न हड़प लूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इस कंपनी के 10% शेयर हैं, मैं तो ये भी उन्हें ही दे दूंगी, सावी बोली। चलो जैसी आपकी मर्जी, कहकर अंगद खाना खाने लग गया। सावी भी खाना खाने लगी। सावी आज खुश थी, उसे कोई मिल गया था जो उसका दुख बांट रहा था। अंगद सोच रहा था कि इसे कैसे पूछे कि उसने शादी के बारे में क्या सोचा है। वो नहीं चाहता था कि वो उसे डरा दे, वो अभी अपना पहला प्यार नहीं भुला पाई है। मेरी बातें उसे चोट न पहुंचा दे। वो खाना खाते हुए सावी को देख रहा था और सोचे जा रहा था। खाना खाने के बाद उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल फ़ोन उठाते ही बोलने लग गया। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप कभी इस तरह छुट्टी नहीं करते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, एक पर्सनल काम पर हूँ। अच्छा सुनो, जिस रेस्टोरेंट में हम सावी से मिलने आए थे वहाँ की पार्किंग में उसकी कार ले जाकर उसके घर छोड़ देना। कह देना काम से बाहर गई है, और हाँ चाबी काउंटर से ले लेना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दोनों बहुत देर यूं ही सड़कों पर घूमते रहे। अंगद उससे गाने की फरमाइश करता रहा और वो गाने सुनाती रही। अंगद जो बात कहना चाहता था वो कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा कि बहुत समय पड़ा है, फिर कभी मौका देखकर बात कर लूँगा। सावी अपनी ही मस्ती में गाए जा रही थी। आज वो बहुत खुश थी। कितने ही सालों बाद आज वो इतना हंसी थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो एकदम से रोने लगी। अंगद ने हैरान होकर कार साइड में रोक दी और पूछा, अब क्या हुआ? सब ठीक तो था, आप इस तरह क्यों रोने लगी? पता नहीं, मुझे अपनी ही खुशी पर रोना आ गया। बहुत बरसों बाद मैं इस तरह से हंसी हूँ, मुझे याद ही नहीं मैं कब ऐसे हंसी थी। शायद अपनी मम्मी के वक्त, जब से मम्मी गई हैं मैं भूल ही गई कि खुशी किसे कहते हैं। मुझे याद ही नहीं, पर आप आए, आपने मुझे इतनी खुशी दी, मैं कैसे इतनी, कहकर वो रो दी। देखिए पहले तो आप रोना बंद कीजिए, खुश हैं तो खुश होइए। आपको क्या ज़रूरत है बुरी यादें याद करने की? वो बातें हैं जो आपको रुलाती हैं। अंगद को कुछ और नहीं सूझा, उसने सावी को पकड़कर उसे गले से लगा लिया और जैसे किसी बच्चे को चुप कराते हैं ऐसे उसके सर को सहलाने लगा। वो चुप हो गई। तब अंगद ने कार स्टार्ट की और बोला, बताओ आगे जाना है कि वापस चलें? सावी ने टाइम देखा और बोली, वापस चलते हैं, नानी अकेली हैं। उसकी बात सुनकर उसने कार उसी वक्त वापस मोड़ ली। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सावी बीच बीच में अंगद की तरफ देख लेती थी, वो भी मुस्कुरा देता था। कुछ देर बाद सावी सो गई। अंगद ने उसकी तरफ देखा, वो आराम से सो रही थी। उसकी पोनीटेल चोटी उसके कंधे पर बिखरी पड़ी थी। उसने एक हाथ से उसके बाल एक तरफ कर दिए, फिर कार चलाने लगा। वो लोग सावी के घर पहुंच गए। कार के रुकते ही सावी उठ गई। उसने पूछा, हम घर पहुंच गए? हाँ जी, हम घर आ गए हैं, अंगद बोला। उसे घर शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो वो एक साथ ही रहते हों। सावी के उतरने के बाद वो बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर आए हैं तो अब नानी से मिलकर जाइएगा, कहकर सावी ने अंगद की साइड का कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे अंदर चलने को कहा।
सावी ने देखा कि उसकी अपनी कार अंदर खड़ी थी। उसने अंगद की तरफ देखा तो वो बोला, पॉल छोड़ गया होगा। थैंक यू। सावी ने उसे थैंक यू कहा और खुद ही हंस दी और बोली, जाने मैं दिन में कितनी बार आपको थैंक यू कह चुकी हूँ। कोई नहीं, आगे से मत कहिएगा। अंगद हंसकर बोला। आ गई सावी बेटा? नानी ने आवाज़ सुनकर पूछा। सावी अंगद को लेकर अंदर आई। उसने नानी से कहा, नानी ये अंगद है, वही जिससे मिलने आपने मुझे भेजा था और जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। आओ बेटा यहाँ आओ, नानी ने सोफे पर हाथ मारते हुए कहा। उन्हें छोड़कर सावी अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। अंगद ने नानी के चरण छुए और उनके पास बैठ गया। नानी बोली, बेटे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मम्मी पापा और एक भाई है, वो सब पुणे में रहते हैं। हमारी एक कंपनी पुणे में है, पापा वो कंपनी संभाल रहे हैं, अंगद ने बताया। तुम क्या करते हो बेटा? नानी ने पूछा। जी यहाँ हमारी एक छोटी सी कंपनी है, उसे संभालता हूँ, अंगद ने जानबूझकर छोटी कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग सोचे कि ये अपनी सेखी बघार रहा है। अच्छा बेटा, तुम इससे मिल लिए हो, अब क्या सोचा है? सावी आ रही थी कि नानी की बात सुनकर ठिठक गई। वो भी अंगद का जवाब सुनना चाहती थी। अंगद बोला, नानी जी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सावी की रजामंदी भी तो ज़रूरी है। मतलब तुम्हारी हाँ है? नानी ने पूछा। उसी वक्त अंगद का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा मम्मी का फ़ोन था। वो सावी और नानी से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा, कहकर उसने नानी के चरण छुए और सावी को बाय कहकर जल्दी में चल दिया। वो दोनों भी देखते रह गए, कैसे एक फ़ोन के कारण वो चला गया। अंगद ने कार में बैठते ही मम्मी को फ़ोन किया। हाँ जी मम्मी जी, पहले फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मम्मी मैं कार चला रहा था, कैसी हो आप? ठीक ही हूँ, बहुत दिन हुए तुमसे बात नहीं हुई इसलिए कॉल की। तू बता, और सब ठीक ठाक है? हाँ जी मम्मी जी, सब ठीक है। सावी अपने आप में इतनी मस्त रहती थी कि उसे कुछ पता ही नहीं था। नानी रोज़ पूछती, उस अंगद ने फ़ोन नहीं किया? नहीं नानी, सावी उदास होकर कहती। सावी को ये था कि अंगद फ़ोन करे और अंगद सोचता था कि कहीं सावी ये न समझे कि मैं उसके पीछे ही पड़ गया हूँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं करता था। सावी ऑफिस में बैठी थी कि उसे रिसेप्शन से फ़ोन आया। मैडम आपको कोई मिलने आया है। कौन है? नाम पूछा आपने? जी कोई कोमल है। मैं आती हूँ। कोमल का नाम सुनते ही सावी को अजीब सी घबराहट हो गई। वो फ़ोन रखकर नीचे आई। कोमल पूरे मेकअप और पीले रंग की साड़ी में हमेशा की तरह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी बैठी थी। हर कोई उसे ही देख रहा था। क्या बात है, यहाँ क्यों आई? सावी ने मिलते ही पूछा। दीदी मैं आपको पापा के बर्थडे की पार्टी के लिए बुलाने आई हूँ, बाकी सबको फ़ोन किया है, पर दादी ने कहा कि आपको खुद जाकर कह कर आऊँ। कोमल ने कोमलता से कहा। मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम है, सावी ने जवाब दिया। दीदी प्लीज़ ऐसा क्यों करती हो? पार्टी तो शाम को है, आप आ जाना प्लीज़, पापा खुश हो जाएंगे। दादी ने साफ कहा है कि आपको आना ही होगा। ये लो दादी से बात कर लो। कोमल ने दादी को फ़ोन मिला रखा था। उसने सावी को देते हुए कहा। सावी को अब समझ आया कि ये सारी बात दादी को सुना रही थी और फ़ोन पकड़ कर बोली, हेलो दादी जी। दादी कहती ही है, कभी माना भी है? दादी ऐसा क्यों कह रही हो? सावी बोली। अगर दादी मानती है तो शाम को घर आ जाना, कहकर दादी ने फ़ोन काट दिया। कोमल फ़ोन लेकर बोली, दीदी आ जाना, कहकर वो चलती बनी। कोमल को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता था। जब कोमल उसके घर आई थी तो सावी और कोमल खुश थे कि वो अब बहनें बन गई हैं। तब सावी ने उसे कहा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे दीदी कहा करो। तब से कोमल उसे दीदी कहती है। शुरू शुरू में सब उसे अच्छा लगता था, धीरे धीरे यही बात सबके लिए उसकी अकड़ बन गई। सब कहने लगे कि ये कोमल को दबा कर रखती है। कोमल ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया। एक बार पूरा परिवार झील पर घूमने जा रहे थे। कोमल हमेशा की तरह जिद करके खिड़की वाली साइड पर बैठ गई। सावी को उसके और उसकी मम्मी के बीच में बैठना पड़ा। वो उस रुमाल पर सावी की माँ ने कढ़ाई की हुई थी तो सावी ने देने से मना कर दिया। कोमल खिड़की खोलकर बाहर गिर गई। सावी ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो पहले ही गिर गई थी। इल्जाम फिर सावी पर लगा था। अपने कमरे में आकर सावी ने गहरी सांस ली। क्यों ये बार बार मेरे सामने आती है? वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उधर पॉल ने अंगद को बताया कि कोमल सावी से मिलने आई है। अंगद की आदत थी, वो आते ही मेन गेट के सीसीटीवी की फुटेज अपने लैपटॉप पर ऑन कर देता था। उसने कोमल को आते देख लिया था। उसे लगा था कि वो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने आई होगी। उसने सावी को हेल्प करने के लिए कह दिया था, पर अगर सावी उसे बताएगी तब न।
वो बताए ही न तो वो कैसे हेल्प कर सकता है। उसने पॉल को सावी पर नज़र रखने को कहा। पॉल सोचने लगा, सर को अब सावी के बिना कोई काम ही नहीं है। रोज़ कभी मीटिंग कैंसिल करा देते हैं तो कभी कुछ। ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा? पर एक बात तो है, बड़े सर से ज़्यादा तरक्की करा दी है। अब जवाब देने के बाद भी लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। पॉल को अपनी सोच भी अजीब लगी। मैं सर के पक्ष में हूँ या विपक्ष में, समझ में ही नहीं आ रहा है। लगता है सर के साथ रहते रहते मैं भी पागल हो जाऊंगा। वो जल्दी से अंगद का काम करने चल दिया। कुछ ही देर में पॉल भाग आया। सर, ये इनविटेशन कार्ड है। सावी मैडम के पापा का बर्थडे है, शाम को पार्टी है। हो सकता है कोमल इसीलिए आई हो। हाँ, हो सकता नहीं है, वो सावी को इनवाइट करने ही आई होगी और सावी ने मना कर दिया होगा। ऐसा करना, मेरी तरफ से एक गिफ्ट दे आना, अंगद ने कहा। शाम को उनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई। किसी ने आने वाले प्रोडक्ट की जानकारी लीक कर दी। उसे इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। ऐसा करो, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में रोक लगा दो और जिसने भी ये किया है उसे 24 घंटों में पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर वो खुद ही बता देगा तो शायद उसे माफ़ भी कर दे, वरना खुद ही अपना अंजाम सोच ले, अंगद गुस्से से बोला। शाम को सावी ने घर आते ही नानी को बता दिया कि नानी को टेंशन हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, सो वो कुछ नहीं बोली। सावी तैयार होकर चली गई। उसने रास्ते से गिफ्ट लिया। उसने सोच लिया था कि वो गिफ्ट देकर वापस आ जाएगी। जब सावी पहुंची तो पार्टी शुरू हो गई थी। उसने पापा को हर जगह ढूंढा पर पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। वो एक कॉर्नर में बैठ गई। कुछ देर बाद पापा आ गए। उनके साथ कई लोग थे। वो उनके अकेले होने का वेट करती रही। उसने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। वो सबकी नज़रों से छुपकर पापा के पास गई, उन्हें बर्थडे विश किया और गिफ्ट देकर जाने लगी तो पापा ने उसे रोका और कहा कि परिवार के साथ खाना खा कर जाना। सावी पापा की बात मानकर रुक गई। वो आज का दिन पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो पापा के पास ही एक साइड में खड़ी हो गई। वेटर ड्रिंक्स लेकर आया जिसमें एक ग्लास ऑरेंज जूस का था, बाकी शराब थी। पापा ने वो ग्लास उसे दे दिया। उसने चुपचाप लेकर पी लिया। दूर खड़ी उसकी दादी कोमल और उसकी मम्मी तीनों ये देखकर मुस्कुरा दी। तब दादी ने कोमल को इशारा किया। वो उसी वक्त सावी के पास आ गई और बोली, दीदी आप आ गई, थैंक यू, आपने मेरा कहना मान लिया। दीदी जी, आपको दादी बुला रही हैं, कोमल ने दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सावी ने पापा से कहा, पापा मैं दादी से मिलकर आई। जाओ बेटा। पापा खुश थे कि चलो कम से कम आज तो इसका मूड ठीक है। सावी दादी के पास आई। दादी ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से मिली। सावी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी। दादी इतना प्यार क्यों दिखा रही हैं? दादी बोली, सावी बेटा तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। बेटा तेरे पापा की कंपनी घाटे में चल रही है। मिस्टर संजय हमारी मदद करने को तैयार हैं, पर वो हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अब कोमल की शादी तो लक्ष्य से तय हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो। क्या? सावी उनकी बात सुनकर हैरान हो गई। लेकिन वो शादीशुदा है, उसके एक बेटा भी है। तो क्या हुआ बेटा? उसकी पत्नी तो कब की मर चुकी है। इतने पैसे वाले लोग हैं, एक बेटा पालना क्या मुश्किल है। तभी उन्होंने एक आदमी को आवाज़ लगाई। एक 40 की करीब उम्र का तोत वाला आदमी उनके पास आया। दादी ने सावी को उससे मिलाते हुए कहा, मिस्टर संजय, ये है हमारी बेटी सावी। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, सोना है सोना। इससे शादी करके आप हमेशा खुश रहोगे। संजय ने अजीब सी लालची नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पॉल उस वक्त उनके पास से गुजर रहा था। उसने दादी की बात सुन ली और समझ गया कि वो सावी की बात कर रही हैं। उसने उसी वक्त बाहर आकर अंगद को फ़ोन किया। सर जी, अगर आप जल्दी नहीं आए तो मैडम को कोई और ले जाएगा। उनकी दादी संजय, वही सूर्या बिल्डर्स का ओनर, उससे उसकी शादी की बात कर रही हैं, जल्दी आइए। अंगद उसकी बात सुनते ही भाग लिया। काम से आकर वो घर में आराम से बैठा था। उसे ये था कि सावी ने जाना नहीं है। उसे क्या पता था कि वो जाएगी और उसके साथ ये सब होगा। दादी, पर मुझे ये, सावी यही बोल सकी। उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखें बंद होने लगी। तब उसे समझ आया कि उस ड्रिंक में कुछ था। वो घबरा गई क्योंकि संजय उसका हाथ पकड़े उसे खींच रहा था। उससे ना बोला जा रहा था, न वो उसके हाथ को दूर कर पा रही थी। उसे डर लग रहा था। वो घटिया आदमी उसे अपने साथ घसीट रहा था। वो केक के मेज के पास से गुजरी तो उसने केक के पास पड़ी छुरी उठा ली और संजय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर, आप कोई भी हैं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपका हाथ काट दूंगी। कहकर उसने छुरी उसकी कलाई पर रख दी। वो घबरा गया। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया।
दादी सावी को कहने के लिए आगे बढ़ी। तब सावी बोली, दादी आज आपने मेरे साथ ऐसा करके मेरे दादी होने का हक खत्म कर दिया है। आज से ना आप मेरी दादी, ना मैं आपकी पोती। ना आगे मत आना, ऐसा मत सोचना कि मुझे ड्रग्स देकर आप मुझे अपने जाल में फंसा लेंगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कहते ही उसने अपने पेट में छुरी मार ली। छुरी ज़्यादा तीखी नहीं थी, फिर भी खून की धारा बह निकली। दादी, कोमल, उसकी मम्मी घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर उसके पापा को पता चल गया तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो कुछ करते इससे पहले ही सावी चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। पॉल फ़ोन करके वापस अंदर आया तो उसे सावी कहीं नज़र नहीं आई। वो उसे ढूंढने लग गया। अंगद कुछ देर में घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि कोई लड़की लिफ्ट मांग रही है। वो पास आया तो उसने देखा कि ये सावी है। उसने आगे जाते जाते एकदम से ब्रेक मारे और उतरकर सावी के पास आया। वो जैसे ही सावी के पास आया तो उसने देखा कि सावी ने एक हाथ से पेट पकड़ा रखा था। वो अंगद को देखकर मुस्कुरा दी। अंगद उससे पूछने ही लगा था कि क्या हुआ। सावी बेहोश होकर उस पर गिर गई। अंगद ने उसे पकड़ा, तब उसने उसके पेट से बहते खून को देखा। वो घबरा गया। उसने जल्दी से उसे कार में डाला और चल दिया। उसने चलते चलते पॉल को फ़ोन किया। पॉल, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जा, सावी को लेकर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पॉल उसी वक्त गिफ्ट देकर निकल आया। सावी को उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसका इलाज कई घंटे चला। बाहर बैठे अंगद का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी अपनी सफ़ेद कमीज पर खून लगा हुआ था। पॉल ने कहा, सर आप कपड़े बदल लीजिए। अंगद की कार में हमेशा एक सूट रखा रहता था। सावी को आ जाने दो पॉल, सावी बच तो जाएगी। अंगद एक टूटे हुए इंसान की तरह बोला, सब मेरी गलती है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, उसे आने ही नहीं देना चाहिए था। सब मेरी ही गलती है, कहकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी अंदर से डॉक्टर आ गए। अंगद भागकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, क्या हुआ उसे, कैसी है वो, ठीक तो है ना? अब खतरे से बाहर है। किस्मत से कोई नस नहीं कटी थी, हमने टाके लगा दिए हैं। ये सुसाइड है या किसी ने हमला किया है? पता नहीं डॉक्टर, मुझे ये सड़क पर मिली है। मिलते ही बेहोश हो गई, पूछने का मौका ही नहीं मिला। अंगद बोला, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। उनके ब्लड में ड्रग्स पाए गए हैं जिससे वो बेहोश हो गई। अंदर से एक डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताने लगा, क्या मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, आप पुलिस बुलाइए, अंगद ने गुस्से से कहा। डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और पूछताछ करने लगी। आप जानते हैं तो बताइए कि कौन लोग हैं, पुलिस ने अंगद से पूछा। इसकी फैमिली, पॉल पास आते ही बोला। आज इनके पापा का बर्थडे था, ये उनकी बर्थडे पार्टी में गई थी, मैं भी वहीं था। ये उस मिस्टर संजय के साथ थी जब इसने खुद केक टेबल से उठाकर वो चाकू अपने पेट में मारा था। वो संजय तो भाग गया। बाद में ये अपनी दादी, सौतेली माँ और बहन से लड़ रही थी। आपका मतलब है कि वो संजय और मैडम की फैमिली इसके लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस वाला बोला। हाँ जी, पॉल बोला। साबी को अभी होश नहीं आया था। अंगद और पॉल उसके पास थे। अंगद ने उसकी नानी को फ़ोन करके बता दिया, नानी जी मैं अंगद बोल रहा हूँ, साबी हॉस्पिटल में है और पॉल उसके साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले की तरह बेहोश हो गई थी, अब ठीक है, सो रही है, मैं उसे खुद घर ले आऊँगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, नानी ने कहकर फ़ोन रख दिया। अंगद साबी के पास ही बैठा रहा। उसने खून से सने कपड़े भी नहीं बदले थे। पॉल ने कहा, सर आप कपड़े बदल लीजिए, मैडम आपको देखकर डर न जाएं। अंगद ने उसकी बात नहीं माननी थी, लेकिन जब उसने कहा कि सावी डर जाएगी तो वो कपड़े बदलने चला गया। वो वापस आया तो सावी को होश आ गया था। वो उसके पास आया और पूछा, सावी कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, कुछ नशे और कुछ दर्द में, सावी बोली। आपने ऐसा क्यों किया? अगर चाकू ज़्यादा अंदर लग जाता तो क्या होता? अंगद ने कुछ गुस्से से कहा। सावी देखकर मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता था आप मुझे बचा लेंगे, इसलिए किया, कहकर उसने अंगद की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अंगद ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी डॉक्टर आ गए। अंगद हाथ छोड़ने लगा था पर सावी ने हाथ कसकर पकड़ लिया तो वो वहीं रुक गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, फिर बोले, अब ये ठीक है, जख्म का ध्यान रखना होगा, पक गया तो मुश्किल हो जाएगी, इन्हें टाके काटने तक यहीं रहना पड़ेगा। ओके डॉक्टर, अंगद बोला। उसे सावी के हाथ पकड़ने से हौसला मिल रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद अंगद ने सावी से कहा, अब तुम आराम करो, कल मुझे बताना कि वहाँ क्या हुआ था। ओके कहकर उसने आंखें बंद कर ली पर उसका हाथ नहीं छोड़ा। अंगद ने हाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। पॉल ने स्टूल अंगद के पास कर दिया। वो उसके बेड के पास ही बैठ गया।
उसने पॉल को जाने का इशारा किया। वो अंगद के गंदे कपड़े लेकर चला गया। कुछ देर में सावी भी सो गई। अगली सुबह सावी उठी तो उसने अंगद को अपने पास ही अपना हाथ पकड़े सोते देखा। वो मुस्कुरा दी और ऐसे ही बिना हिले लेटी रही, लेकिन उसकी तेज धड़कन ने अंगद को जगा दिया। उसने उठकर सावी की तरफ देखा। सावी ने पहले ही आंखें बंद कर ली थी। वो धीरे से उठा और हौले हौले अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर वॉशरूम में चला गया। वो बाहर आया तो सावी उठ गई थी। उसने उससे पूछा, दर्द कैसा है? हो रहा है, सावी बोली। फिर सावी उठने लगी कि उसका जख्म हिल गया और वो दर्द से करा उठी। आप कब अपना ख्याल रखना सीखेंगी? अपनी अहमियत कब समझेंगी? अंगद उसे पकड़ता हुआ बोला। मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। मुझसे कहने की बजाय आप खुद ही सब करना चाहती हैं। पहले खुद चाकू मार लिया, अब जख्म की केयर भी नहीं कर रही। मैंने अपना ख्याल रखने के लिए ही ये सब किया था। मुझे मेरे पापा ने ड्रिंक पकड़ाई थी सो मैंने पी ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उन तीनों की चाल थी। उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए मुझे कहा कि मैं उस संजय से शादी कर लूं, पर मैं कैसे कर सकती थी? मैं वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे और वो मुझे टच करने की कोशिश करने लगा। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ड्रिंक में कुछ दे दिया है, जिससे ये सब हो रहा है। तब खुद को होश में रखने के लिए मैंने कुछ करने की सोची। तब मुझे ये चाकू मिला, सो मैंने ये चाकू उठाकर अपने मारा। मैंने सोच लिया था कि उनकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही देनी पड़े। बस सब हो गया, मैं जीत गई, सावी बोली। बस हो गया? इसे इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं होगी, लेकिन दूसरे के बारे में तो सोचा होता। मेरा मतलब है कि नानी के बारे में तो सोचा होता। भला नानी इस उम्र में अकेली कैसे रह पाती? अंगद अपना नाम नहीं ले सकता था, इसलिए नानी का नाम लेकर अपने दिल की बात कर दी। अब मुझे नानी की फिक्र नहीं है। नानी अब अकेली नहीं है, वो आप जो हैं उनकी चिंता करने वाले, सावी बोली। ठीक है, बहुत बातें घुमाना आता है आपको। बस एक बात कह रहा हूँ कि खुद की फिक्र करना सीखो। बस वो नहीं मानना, अंगद बोला। ठीक है, सॉरी, अब फिक्र करूँगी अपने बारे में सोचूंगी भी, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, सावी बोली। कौन सी बात? अंगद ने पूछा। शादी कर लीजिए मुझसे। मेरा मतलब है कि आप मुझसे शादी करेंगे, सावी बोली। अंगद उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसके मुंह की तरफ देखते हुए बोला, ये अचानक क्या हुआ? अचानक नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैंने आज तक उन्हें जैसे तैसे रोक दिया। कल जो उन्होंने किया वो कोई और संजय को ले आएंगे और मुझे मजबूर करेंगे उससे शादी करने को। तब मैं क्या करूँगी? यही सोचकर मैंने फैसला किया है कि अगर मैं शादी कर लूँ तो वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, और शादी के लिए आपसे अच्छा कौन हो सकता है? बस यही सोचकर आपसे पूछा है। तो क्या जवाब है आपका? सावी बोली। जी, भला मैं न कर सकता हूँ? मेरी हाँ है। मैं घर बात कर लूँ, फिर जैसे बड़े तय करे। ठीक है, अंगद बोला। लेकिन मैं आज ही शादी करना चाहती हूँ। क्या आप आज ही शादी कर सकते हैं? सावी बोली। ओके, वहाँ चलना है कि यहाँ बुला लूँ पंडित जी को? अंगद बोला। चलिए मंदिर चलते हैं, सावी बोली। लेकिन डॉक्टर आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, यहीं बुला लेते हैं। लेकिन क्या उसके लिए डॉक्टर बोलेंगे नहीं? सावी ने पूछा। ये तो हमारे हाथ में है, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, कहकर अंगद ने अपना फ़ोन निकाला और पॉल को फ़ोन करके कहा, हाँ उसे ले आना। ठीक है, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक बात पहले सुन लो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद ही बता दूंगा। फ़ोन के बाद अंगद ने सावी को चाय नाश्ता लेने बाहर चला गया। सावी बहुत खुश थी। उसे अब उस परिवार से डरने की ज़रूरत नहीं थी। अंगद उसे उनके जुल्म से बचाएगा और अब वो शादी के लिए इसे फोर्स नहीं करेंगे। उसके मन में एक बात और थी। वो लक्ष्य को भी ये दिखाना चाहती थी कि वो ये न समझे कि वो उसके बिना जी नहीं सकती। इस शादी से उसे लक्ष्य को भुलाने में हेल्प मिलेगी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने सोचा कि अंगद आया होगा, लेकिन उसने देखा तो लक्ष्य था। वो हैरान रह गई। वो जिसे याद कर रही थी वही आ गया। लक्ष्य उसके पास आकर बोला, सावी, मैं कल मीटिंग के कारण लेट हो गया था। मुझे आज किसी ने बताया जो भी तुम्हारे साथ हुआ। बेशक अब हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी जब मैंने सुना तो मेरा दिल बैठ गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें मिलने चला आया। लक्ष्य सच में दिल से कह रहा था। एक बार तो सावी भी सब भूल गई। तुम यहाँ आए हो, कोमल को पता है? सावी ने पूछा। मुझे कोमल से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुमने चाकू क्यों मारा? क्या उसने तुमसे कोई बदतमीजी की? अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता, लक्ष्य बोला। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सावी का दिल डोल गया था।
लक्ष्य पहले ही की तरह केयर कर रहा था, उसका दिल भी नर्म हो रहा था। उसने लक्ष्य को बहुत प्यार किया था, वो उसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती थी। लक्ष्य, मेरी नानी आने वाली हैं, प्लीज़ आप जाइए। सावी नहीं चाहती थी कि लक्ष्य अंगद से मिले। उसे पता नहीं था कि अंगद बहुत पहले ही आ गया था। अंगद ने लक्ष्य को अंदर आते देख लिया था। वो नहीं चाहता था कि ये बात सावी को पता चले, इसलिए वो बाहर ही रुक गया था। उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे सावी की बातों से लगा कि सावी अब भी लक्ष्य को चाहती है और इसलिए उसे जाने को कह रही है, कहीं मैं उसे कुछ कर न दूं। अंगद को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जिसे वो चाहता है, जिससे वो शादी करने वाला है, वो किसी और को चाहे और की फिक्र करे। सोचता हुआ वो वहाँ से दूर हट गया। वो दूर से लक्ष्य के जाने की वेट करता रहा। कुछ देर में लक्ष्य वहाँ से चला गया। अंगद उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो सावी के पास आ गया। बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गए थे आप? सावी ने पूछा। मैं आ गया था पर कमरे में वो था, इसलिए मैं बाहर रुक गया। आपको बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है। उसका और मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके लिए आपको बाहर रुकना पड़े। उसकी बात सुनकर सावी के दिल को ठेस पहुंची। मैं दूसरों के तरह पुराने विचारों का नहीं हूँ, इसलिए आपको उससे बात करने का मौका दिया। वो सावी के लिए खाना लगाते हुए बोला। लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिएगा, जो भी है शादी से पहले निपटा लीजिएगा। मेरी वाइफ मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोचे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। सावी उसकी तरफ देखती रह गई। उसे उसकी इस बात पर और भी गुस्सा लगा। वो बोली, मैंने कहा न कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो जल्द ही कोमल से शादी करने वाला है, मुझे उससे क्या लेना। फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, पहले ही ठंडा हो गया है। अंगद के मन में कई ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि कहीं सावी शादी की जल्दी इसलिए तो नहीं कर रही है कि उसे लक्ष्य को दिखाना है कि उससे पहले शादी कर रही है, या वो उसे भुलाना चाहती है इसलिए मुझे इस्तेमाल कर रही है। सावी उसका चेहरा देख रही थी। वो समझ गई थी कि उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। वो बोली, कल वो यहाँ नहीं था, उसे पता चला तो देखने आ गया। क्यों आया ये मैं नहीं जानती। खाना ठंडा हो रहा है, चुपचाप खाना खा लीजिए, फिर स्वाद नहीं लगेगा। हर बात हर काम वक्त से कर लेना चाहिए। अंगद अभी भी थोड़ा गुस्से में था, फिर भी कुछ कंट्रोल करके बोला। इसके बाद दोनों कुछ नहीं बोले। सावी ने नाश्ता कर लिया। वो देख रही थी कि अंगद नाराज है और कुछ कह नहीं रहा, पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे डर था कि अगर वो कुछ बोली तो कहीं अंगद और नाराज न हो जाए। अभी वो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। वो उसे देखने लगी। वो सामने बेंच पर अपनी फाइल पढ़ रहा था, बिल्कुल सीरियस था। सावी एकटक उसे देख रही थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सर झुके होने के कारण उसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। वो बार बार बाल ऊपर कर रहा था, बार बार बाल गिर जाते थे। सावी को उसका ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वो उसे देखे जा रही थी। वो सोच रही थी कि ये लक्ष्य से तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अच्छा है। जब मुझे उससे प्यार हो गया तो इससे भी हो ही जाएगा। क्यों, क्या सोच रही हो? जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे लिए अपना आराम का टाइम वेस्ट मत करो। अब लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे देखती रहोगी तो काम कैसे करूँगा। सावी को इतनी शर्म आई, उसने अपना मुंह चादर में छुपाया और लेट गई। उसने आंखें बंद की तो उसके मन में गाना बजने लगा, मानो अंगद गा रहा हो। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुम्हें दिल में बसा लूँगा। उसे ऐसा सोचते सोचते ही शर्म आ गई और वो सिमट गई। अंगद ये देखकर मुस्कुरा दिया। पॉल आया तो सावी सो रही थी। पॉल के साथ एक आदमी और था। वो अंगद के पास आया और बोला, ये सब क्या है? तुम ये कैसे कर सकते हो घर वालों को बताए बिना? ये रचित था, अंगद का दोस्त और उनकी कंपनी का लीगल एडवाइज़र। अंगद की ही तरह लंबा और हैंडसम। अंगद ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, धीरे बोल, दिखता नहीं कि वो सो रही है? बाहर चल, तुझे समझाता हूँ। दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर अंगद ने रचित को सारी बात बताई। सुनकर रचित बोला, तुम्हें प्यार हो गया इस लड़की से? अब बिना उसे बताए कि तुम उससे प्यार करते हो और बिना उससे जाने कि वो तुमसे शादी क्यों करना चाहती है, तुम लोग ये शादी कैसे निभाओगे? तुम दोनों तो कर लोगे। जब अंकल मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम तो मरोगे ही, साथ ही मुझे भी मरवाओगे। ठीक है, जाओ, तुम अंकल के पास ही जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ही गलतफहमी थी कि तू मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। चल, अच्छा हुआ तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया। अंगद बोला, अच्छा अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल न कर। तुझे पता है दोस्ती की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अब भी करूँगा। अंकल की परवाह नहीं मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए। तू खुश तो है? मेरा मतलब है तू इसके साथ खुश तो रहेगा? अगर ये तेरे पैसों के कारण शादी कर रही हुई और कल को पैसे लेकर ये तुझे छोड़ गई तो तू क्या करेगा? मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, रचित बोला। नहीं, ये ऐसी नहीं है, अच्छी लड़की है। तुझे क्या लगता है कि अंगद बजाज की पसंद कोई ऐसी वैसी होगी? तू भूल गया शायद मैं क्या हुआ करता था। शेर खामोश हो तो ये मत समझना कि वो दहाड़ना भूल गया है। ये ऐसी हुई तो मैं फिर वैसा हो जाऊंगा, अंगद बोला। इसी बात से तो डरता हूँ मैं। हम बड़ी मुश्किलों से तुझे वहां से निकाल कर लाए हैं। हम नहीं चाहते कि तू दोबारा वही बने, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। चल बता क्या करना है, रचित बोला। पॉल अंदर से आकर बोला, सर वो जाग गई है। दोनों अंदर आ गए। सावी जाग गई थी। उसने हैरानी से रचित की तरफ देखा। अंगद ने उसे रचित की तरफ देखते हुए देखा तो बोला, ये रचित शर्मा है, मेरा दोस्त और मेरी कंपनी का लीगल एडवाइज़र। ये हमारी शादी करवाने आया है। लेकिन वो पंडित बुलाने वाले थे, सावी धीरे से बोली। नमस्ते भाभी जी, आप चिंता न करें, मैं पंडित भी हूँ, बस पेशे से वकील हो गया हूँ, रचित ने हंसते हुए कहा। सभी हंस दिए। फिर रचित ने उन दोनों के साइन लेकर कागजी कार्यवाही पूरी की और मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, बधाई हो, आज से आप पति पत्नी हुए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सबने मुंह मीठा किया। तब पॉल बोला, सर मैडम की नानी को बताना है। अंगद ने सावी की तरफ देखा। वो बोली, नानी से मैं खुद ही बात कर लूँगी, बाकी प्लीज़ अभी किसी को कुछ मत बताना, समय आने पर मैं खुद ही अनाउंस कर दूँगी। रचित अंगद की तरफ देखने लगा। अंगद ने इशारा किया कि वो कुछ न बोले। सावी थोड़ा सीधी सी होने लगी कि आह, उसका जख्म हिल गया। वो कराह उठी। अंगद ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, आप ध्यान क्यों नहीं रखती? उसने चादर उठाकर देखा तो जख्म के ऊपर का कपड़े का हिस्से पर खून लगा हुआ था। वो घबरा गया। उसने पॉल को कहा, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला लाओ। पॉल उसी वक्त भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आते ही अंगद को छोड़कर बाकी सबको कमरे से बाहर कर दिया। उन्होंने पट्टी खोल कर देखा तो एक टाका खुल गया था। डॉक्टर ने दोबारा से टाका लगाया और सावी से बोला, देखिए, उठते और लेटते वक्त खास ख्याल रखा कीजिए। शुक्र है ये आपके पास ही थे, अगर ज़्यादा देर लग जाती तो मुश्किल हो जाती। फिर अंगद की तरफ घूम कर बोले, आप इनका थोड़ा और ध्यान रखिए, इन्हें ज़्यादा हिलने न दे, 2 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा, फिर कोई डर नहीं है। अंगद ने सावी को पकड़कर लिटाते हुए कहा, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रख सकती, ये बात डॉक्टर भी जानते हैं, इसलिए मुझे कहा है तुम्हारा ध्यान रखने को। सुनती हो मिसेज अंगद बजाज, आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आपको संभालना मेरा काम है, कहकर अंगद ने सावी के चेहरे पर आए बाल पीछे किए। अंगद की बात सुनकर और जिस अंदाज में उसने सुनती हो मिसेस बजाज कहा, वो सोचकर ही उसे शर्म आ गई। उसने अपना मुंह चादर से ढक लिया। रचित और पॉल डॉक्टर के जाने के बाद अंदर आए तो ये सीन देखकर अनदेखा करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रचित बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी की तबीयत कैसी है? ये अपने आप उठ गई न, इससे इसका एक टाका खुल गया, अब दोबारा लगाया है, कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। ये जख्म हुआ कैसे? रचित ने पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये पॉल ने ही बताया कि इसने खुद ही अपने पेट में चाकू मार लिया। अंगद धीरे से उसके पास आकर बोला, और तूने ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने खुद को चाकू मारा? मैं पहले ही कह रहा था कि जो करना है सोच समझ के करना, पर तुम तो उसके प्यार में अंधे हो, रचित बोला। और जब अंकल आंटी को तुम्हारी ऐसी शादी के बारे में पता चलेगा तो सोचा भी है घर में कितना बड़ा तूफान आएगा। जब अंगद के मॉम डैड को अंगद और सावी के शादी के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या सावी और अंगद का रिश्ता आगे जाएगा या यहीं टूट जाएगा? जब कोमल को सावी और अंगद के शादी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या चाल चलेगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।